स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है सबक। शारदा जी गांव में अकेली रहती है। वैसे तो उनका एक बेटा, बहू और एक पोता भी है, लेकिन बेटा और बहू माँ से अलग शहर में रहते हैं। शारदा जी का बेटा नरोत्तम अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन ऋतु अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शारदा जी के पोते का 5वां जन्मदिन आने वाला था, जिसकी तैयारी ऋतु और नरोत्तम बड़ी धूमधाम से करते हैं। नरोत्तम अपनी माँ को भी बुलाना चाहता है, जो गांव में अकेली रहती हैं। ऋतु को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन नरोत्तम अपनी माँ को फोन करके उन्हें बुला लेता है। जब नरोत्तम अपनी माँ शारदा जी को फोन करता है तो वह बहुत खुश होती हैं। वह कहती हैं कि वह अपने पोते का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती हैं, जैसे उनके पड़ोसी ने किया था। ऋतु, जो पास ही खड़ी होती है, शारदा जी की बात सुनकर कहती है कि गांव में क्या रखा है जन्मदिन मनाने के लिए। मोहल्ले की 4 औरतों को बुलाकर ढोलकी बजा लोगी और टीका कर दोगी, हो गया जन्मदिन। तुम क्या जानो आज कल के बच्चों के जन्मदिन कैसे मनाए जाते हैं। नरोत्तम नाराज होते हुए कहता है, माँ मुझसे बात कर रही है, तुमसे नहीं। तो तुम्हें बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं ये कह रहा था कि इस बार मैं शिवा का जन्मदिन इधर ही मना रहा हूं और आपको बुलाने के लिए ही फोन किया था। आगे कभी मौका मिला तो शिवा का जन्मदिन आपके पास गांव में जरूर मनाऊंगा और आप अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लेना। अच्छा, बेटा जन्मदिन मना रहा है, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ, मैंने जन्मदिन की तैयारी करने के लिए 4 दिनों की छुट्टी ली है। कल सुबह के टाइम आपको लेने के लिए आऊंगा, तैयार रहना। हमारे शहर से 2-3 घंटे के रास्ते पर ही है। सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा और दोपहर तक आपको अपने पास भी ले आऊंगा। इतना कहकर बेटा फोन काट देता है। दूसरी तरफ शारदा जी खुशी से फूली नहीं समा रही है। बेटे बहू ने पोते के जन्मदिन में मुझे बुलाया है। खुशी के मारे जल्दी जल्दी काम में हाथ चल रहे हैं। आज शारदा जी के सारे काम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह हो रहे हैं। वैसे तो हमेशा घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन आज उन्हें दर्द का एहसास न हुआ। सारे काम फटाफट कर लिए। झट से कढ़ाई चढ़ाकर अपने पोते शिवा के लिए बेसन के लड्डू बनाने लगी, क्योंकि पिछली बार जब शिवा घर आया था तो उसे बेसन के लड्डू बहुत पसंद आए थे। पूरे दिन दादी बेसन के लड्डू दे दो कहता घूमता था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नरोत्तम अपनी माँ को लेने के लिए आ गया। माँ जल्दी जल्दी सारे काम करने में लगी है। माँ की खुशी देखकर नरोत्तम कहता है, माँ आपको मेरे पास आने की इतनी खुशी होती है तो फिर मेरे साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं चलती हो। कितनी बार मैंने कहा है, लेकिन हर बार मना कर देती हो। बेटे की बात सुनकर शारदा जी सोचने लगती है कि बेटा तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहे, लेकिन बहू नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों के साथ रहूं। पिछली बार जब तुम दोनों घर आए थे और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था तो बहू ने मेरी वजह से तुमसे कितना झगड़ा किया था, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा हो। माँ क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे थे तब तक गांव में ही रहूंगी, और जिस दिन हाथ पैर नहीं चलेंगे उस दिन तो तुम खुद ही मुझे अपने साथ शहर ले जाओगे। इतना तो मुझे अपने बेटे बहू पर भरोसा है। नरोत्तम, मैं अपने पोते के लिए कुछ उपहार नहीं ले पाई हूं। तुम शहर में मुझे बाजार ले चलना। गांव में तो कुछ ढंग का मिलता नहीं है। अगर इधर छोटी मोटी दुकान से कुछ ले भी लूंगी तो पता नहीं बहू को पसंद आएगा या नहीं। ठीक है माँ, तुम इधर से कुछ मत खरीदो, मेरे साथ शहर चलना। एक दिन आपको बाजार ले चलूंगा, फिर जो अपने पोते के लिए लेना है ले लेना। इसके बाद नरोत्तम माँ को लेकर शहर के लिए चल पड़ता है। दोपहर के 3 बजे तक दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पर देखते हैं तो ऋतु अपने कमरे में आराम से सो रही है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद ऋतु बाहर निकल कर आती है तो फॉर्मेलिटी के लिए शारदा जी के पैर छूती है और यह कहकर कि शिवा रो रहा है। उसे अब भी देख कर आती हूं और वो अपने कमरे में चली जाती है। माँ, इधर हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आता हूं। ठीक है बेटा। शारदा जी सोफे पर बैठ जाती है और नरोत्तम माँ के लिए पहले पानी लाता है, फिर चाय बनाने लगता है। कमरे से ऋतु आवाज देती है, नरोत्तम अगर चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लेना। दरअसल आज शिवा बड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। नरोत्तम कुछ नहीं कहता है, तीनों के लिए चाय बना लेता है। चाय पीने के बाद शारदा जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू अगर पोता न सोया हो तो उसको मेरे पास भेज दो, मुझे उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, और तो और
मैं उसके लिए बेसन के लड्डू भी बनाकर लाई हूं। उसे बहुत ज्यादा पसंद है। माँ जी बड़ी मुश्किल से तो सोया है, जब जागेगा तब मिल लेना। नरोत्तम ऋतु के भड़के हुए स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित था कि उसका मुंह क्यों बना हुआ है। उसे मेरी माँ का घर में आना पसंद नहीं आया है, लेकिन थोड़ी देर में शिवा खुद ही कमरे से बाहर आ गया और सामने दादी को देखकर भागकर दादी के गले लग गया। दादी, आप कब आई? मुझे पता भी नहीं था। बस बेटा, अभी आई। बड़े प्यार से शारदा जी अपने पोते को गले लगाती है, खूब सारा लाड दुलार करती है। डिब्बे से बेसन के लड्डू निकालकर पोते को देती है और कहती है, ले शिवा, तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। देख, तेरे लिए कितने सारे लड्डू बनाकर लेकर आई हूं। शिवा एक बार में ही पूरा लड्डू मुंह में खा लेता है और दोनों हाथ में एक एक लड्डू पकड़ लेता है तो ऋतु झुंझलाते हुए कहती है, माँ जी, उसको इतने लड्डू मत खिलाओ, पेट खराब हो जाएगा। इतना मीठा खाएगा तो पेट दुखेगा। दोनों लड्डू हाथ से छुड़ाकर वापस डब्बे में रख देती हैं। शिवा रोने लगता है, लेकिन ऋतु तब भी नहीं सुनती। नरोत्तम को ऋतु का यह व्यवहार पसंद नहीं आता है। कमरे में ऋतु से कुछ कहने के लिए आता है तो ऋतु पहले ही बड़बड़ाने लगती है। मैं इसीलिए तुम्हारी मां को नहीं बुलाती हूं। मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देती है। इतने सारे मीठे लड्डू खाने के लिए देने की क्या जरूरत थी? कल को दांतों में दर्द होने लगेगा तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। नरोत्तम ऋतु की बात को काटता हुआ कहता है, कैसी बातें कर रही हो ऋतु? मां के घर के बने हुए देसी घी के लड्डू खाने से शिवा के दांत दर्द होने लगे, लेकिन तुम जो सुबह शाम उसे चॉकलेट खिलाती हो, उससे कुछ नहीं होता क्या? सच बताऊं तो दांत चॉकलेट खाने से खराब होते हैं, ना कि लड्डू से। तुम्हें तो बस मूड खराब करने का मौका चाहिए। मां को भूख लग रही है, हम दोनों के लिए खाना परोस दो। चौंकते हुए ऋतु कहती है, क्या तुम लोग गांव से खाना खाकर नहीं आए हो? मैंने तो अपना और शिवा का खाना बनाया था। तुम लोगों का खाना नहीं बनाया था। मुझे लगा तुम दोनों गांव से खाकर आओगे। ऋतु, इतना तो तुम्हें समझना चाहिए कि मां को गांव से मैं 12 बजे लेकर निकला था। अगर मां खाना बनाने लगती तो हमें आते आते रात हो जाती। तुम्हारे आलस की भी हद होती है। जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि जब हम लोग गांव से आएंगे तो खाना खाएंगे ही। सिर्फ अपने आलस की वजह से तुमने खाना नहीं बनाया। यह बात सुनते ही ऋतु भड़क जाती है। हाँ, अब तो तुम्हारी मां आ गई है तो अब तुम मुझसे रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा करोगे। बहू की आवाज सुनकर शारदा जी आवाज देते हुए कहती हैं, अरे बेटा, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मेरा पेट 2 दिन से कुछ ठीक नहीं था। मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुबह नाश्ता भी बहुत भारी कर लिया था। थोड़ा बहुत बेसन का लड्डू खा लूंगी और पानी पी लूंगी। अब सीधा रात को ही खाना खाऊंगी। कहीं बहू बेटे में बात न बढ़ जाए, इसलिए शारदा जी खाना खाने से इनकार कर देती है। दूसरे दिन ऋतु नरोत्तम से कहती है कि आज मुझे बाजार ले चलो, कुछ शॉपिंग करनी है। नरोत्तम खुशी खुशी कहता है, ठीक है ऋतु, तुम तैयार हो जाओ। वैसे भी हफ्ते भर से ऑफिस में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो जन्मदिन की कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है। हालांकि सबको इनवाइट तो कर दिया है, लेकिन हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमने जो होटल पार्टी के लिए बुक किया था, एक बार उसका मेन्यू भी डिसाइड कराएंगे और तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। माँ जी, मैंने सुबह नाश्ता तो बना लिया था, दोपहर का खाना तुम बना लेना। मेरा तो पूरा दिन आज शॉपिंग में ही निकल जाएगा। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो। जाओ, आराम से अपनी तैयारी कर लो। अब तो घर पर मैं आ गई हूं, मैं सारा संभाल लूंगी। जब बहू बेटे शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं, तभी शारदा जी को याद आता है कि उन्हें भी तो अपने पोते के लिए उपहार लेना है। तो वह बेटे से कहती है, बेटा, मुझे भी शिवा के लिए कुछ लेना था। यह सुनकर बहू तुनकते हुए कहती है, हाँ माँ जी, तो पैसे दे दीजिए, हम बाजार से उसकी पसंद का सामान ले आएंगे। आपको हमारे साथ आने की क्या जरूरत है? बेटा, मैंने साथ आने की बात तो कही भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी मुझे शिवा के लिए ही गिफ्ट लेना था। अगर तुम उसकी पसंद का ले आती हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूं। इससे अच्छी और क्या बात होगी? पर मां, तुमने तो कहा था कि तुम शिवा के लिए गिफ्ट लेने चलोगी। घर में बात न बढ़े, इसलिए शारदा जी कहती हैं, अरे बेटा, बहू अगर अपनी पसंद से ले आएगी तो और भी अच्छा रहेगा। इतना कहकर शारदा जी बहू के हाथ में 2000 थमा देती है। अगले दिन ही शिवा का जन्मदिन है। धूमधाम से
शिवा के जन्मदिन की तैयारी चल रही है। पूरे आंगन में शिवा भी धमाल चौकड़ी मचाते हुए घूम रहा है। कभी दादी की गोदी में बैठता है तो कभी पापा के कंधों पर चढ़ जाता है। नरोत्तम ने अपने ऑफिस के सभी लोगों को बुलाया है। सारे रिश्तेदार भी आए हैं। साथ ही रीतू के मायके से सभी लोग आए हैं। शाम होते होते सभी लोगों का आना भी शुरू हो गया। शारदा जी हॉल में जाने के लिए तैयार थीं। तभी अचानक से दौड़ता हुआ शिवा आया और उनके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, जिससे शारदा जी की सारी साड़ी चिपचिपी हो जाती है। लाइट कलर की साड़ी थी, कोल्ड ड्रिंक के दाग उसमें जगह जगह दिख रहे थे। पानी से धुलने के बाद भी वह दाग नहीं जा रहे थे। शारदा अभी बहू के पास जाती है और कहती है, बेटा, मेरी पूरी साड़ी गंदी हो गई है। अब मेरे पास इतनी अच्छी दूसरी साड़ी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी हो तो मुझे पहनने के लिए दे दो। इतनी जल्दी मैं बाजार से भी खरीद के नहीं ला सकती। माँ जी, मेरी साड़ियां तुम्हारी तरह सस्ती नहीं है। हर एक साड़ी ड्राई क्लीन होकर आती है और तुम्हें तो साड़ी पहनने का सहूर ही नहीं है। अपने ही कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिरा ली। अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, तो सोचो पूरे फंक्शन में मेरी साड़ी पहनकर उसका क्या हाल करोगी। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ नरोत्तम पत्नी और माँ की बात को सुन लेता है। जल्दी से वह पास की दुकान पर जाता है और माँ के लिए एक साड़ी खरीद कर ले आता है। जब वापस आया तो ऋतु नरोत्तम के हाथ में एक पैकेट देखती है और पूछने लगती है कि इसमें क्या है। तो नरोत्तम कहता है, अरे तुम लोग जल्दी से गेस्ट हाउस पहुंच जाओ। उधर सारे रिलेटिव्स आने लगे, उनको रिसीव करने के लिए कोई तो होना चाहिए। हम दोनों अभी तक इधर ही हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। और ऋतु को फटाफट से कार में बैठा देता है। माँ को मैं पीछे से लेकर आता हूँ, पूरा घर अच्छे से बंद कर देना। हाँ हाँ, मैं सारा घर अच्छे से लॉक करके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। माँ का हाथ पकड़कर वह साड़ी का पैकेट थमाते हुए कहता है, माँ जल्दी से इस साड़ी को पहन लो, आपके लिए नई साड़ी लेकर आया हूं। कार में बैठी हुई ऋतु यह सब देख लेती है और आग बबूला हो जाती है। कार से उतरकर सीधा अंदर जाती है और पैकेट से साड़ी निकालते हुए कहती है, नरोत्तम, माँ के लिए नई साड़ी खरीद के लाए हो। एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहुत माँ माँ करते हो, हमेशा ममाज बॉय बने रहते हो। अगर अपनी माँ के लिए ही यह सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की। अगर माँ की ही सारी बातें माननी थी तो मेरी जरूरत ही क्या है। ऋतु, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारी जगह अलग और माँ की जगह अलग है, और मैंने तुम्हें किसी चीज को खरीदने से मना नहीं किया है। कल तुम्हें जितनी खरीदारी करनी थी मैंने तुम्हें कराई। बताओ, एक बार भी मैंने मना किया हो? मैंने मना किया, लेकिन आज जब मैं माँ के लिए कुछ पैसों की साड़ी ले आया तो तुम इतना भड़क रही हो, जबकि कल तुम 30,000 की शॉपिंग करके आई हो। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। घर में आराम से रहना सीखो, हर बात पर कंपैरिजन मत किया करो। माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है, और मैं दोनों के फर्ज अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हारे लिए कोई कमी छोड़ता हूं तब तुम मुझसे शिकायत करो। इतने अच्छे मौके पर भी बहू बेटों में फिर से बहस होने लगी। यह देखकर शारदा जी को बहुत बुरा लगता है और साड़ी को दूसरी तरफ रखते हुए कहती है, बेटा, मेरी यही साड़ी सूख गई है। अब मुझे इसे पहनने में कोई समस्या नहीं है। तुम ये साड़ी बहू को दे दो। नहीं माँ, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूं और तुम ही इसे पहनोगी। इतने पैसे कमाता हूं तो क्या एक साड़ी खरीदने के लिए भी मुझे अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा? जबकि पत्नी को लाखों की शॉपिंग कराता हूं तो आप कुछ नहीं कहती हो। ये बात ऋतु को समझनी होगी। मैं खुशी खुशी उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता हूं, ये उसे नहीं दिखाई देता। माँ के लिए एक साड़ी खरीद लाया तो उसे खटक गया। ऋतु को अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा। उसका यह नेचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शारदा जी जैसे तैसे बात को शांत करती है, बहू को गेस्ट हाउस भेज देती है और बेटे को भी शांत करती है। शारदा जी सोचने लगती है कि मेरी वजह से बहू बेटों में कहां सुनी होने लगती है। पोते का जन्मदिन होते ही वह गांव वापस चली जाएगी। अब नहीं रुकेगी। लेकिन इधर बेटे ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। नरोत्तम एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वह अपने पति के फर्ज को भी बहुत अच्छे से समझता था। साथ ही साथ माँ का मान सम्मान करना भी जानता था। किसी एक को खुश करने के लिए वह दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मन ही मन ऋतु को सबक सिखाने का निर्णय ले लेता है, क्योंकि वह ऋतु की इन छोटी मोटी बातों से बड़ा ही दुखी हो गया था। शिवा के जन्मदिन की पार्टी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है।
जहां पर उसके मम्मी पापा, भाई भाभी, सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी आते हैं। रितु के माता पिता उसी शहर में रहते हैं जिसमें रितु और नरोत्तम रहते थे। जन्मदिन की सारी पार्टी होने के बाद सभी लोग घर वापस आ गए। रितु पूरी पार्टी में अपनी सासू माँ से मुंह फुलाए रही। न तो उनसे ठीक से बात की, न ही खाने पीने के लिए पूछा। दूसरी तरफ नरोत्तम दोनों तरफ तालमेल बैठाने की कोशिश करता रहता। अगले दिन शारदा जी बेटे बहू से कहती हैं कि बेटा पोते का जन्मदिन हो गया है, अब वह गांव जाना चाहती है। यह सुनकर रितु बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन नरोत्तम कहता है, माँ तुम गांव जाकर क्या करोगी? वैसे भी पिताजी को गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। 4 सालों से तुम गांव में अकेले रह रही हो, कोई देखने सुनने वाला भी नहीं है। अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो कोई एक गोली देने वाला नहीं है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास शहर में ही रहोगी। जब आपकी बहू बेटे हैं तो गांव में अकेले रहने की क्या जरूरत है? यह सुनकर रितु के चेहरे का रंग ही उड़ गया। आग बबूला होते हुए कहने लगी, इन्हें गांव में रहने में क्या समस्या है? हम अभी अपने साथ नहीं रख सकते। क्यों रितु, मैं अपनी मां को अपने साथ क्यों नहीं रख सकता? और तुम्हें मेरी मां से समस्या ही क्या है? जबकि जब वह घर में रहती है तो तुम्हारे कितने कामों में सहायता करा देती है। तुम फ्री होकर कहीं आ जा सकती हो, रसोई के कामों में भी हाथ बटा देती है। मैं मां को गांव वापस नहीं जाने दूंगा, यही मेरा आखिरी निर्णय है। नरोत्तम के गुस्से को देखकर रितु थोड़ा सा शांत हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने नरोत्तम को इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए नहीं देखा था। नरोत्तम मां का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगता है तो कहता है, मां तुम्हारा शरीर तो बुखार से तप रहा है और तुमने बताया भी नहीं। चलो अभी तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए चलते हैं। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने बुखार की दवाई खा ली थी, रात में उसका असर हो गया था। अभी सुबह नाश्ता करके फिर से दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शारदा जी कमरे में आराम करने के लिए चली गई। इधर नरोत्तम भी अपने ऑफिस चला गया। शाम को नरोत्तम जब ऑफिस से वापस आया तो देखा रितु सज धज कर कहीं जाने के लिए तैयार बैठी है। अरे रितु, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, आज मेरी मम्मी ने हम दोनों को डिनर पर बुलाया है। तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो, 15-20 मिनट में निकलते हैं। रितु अपनी मां के इधर तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता। तो गुर्राते हुए रितु कहती है, तुम क्यों नहीं जा सकते? रितु मां की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मां जी को थोड़ा सा बुखार ही तो है और बुढ़ापे में तो थोड़ी बहुत तबीयत तो ऊपर नीचे लगी रहती है। बुढ़ापे में ये सब चलता रहता है। तुम सिर्फ अपनी मां की सोच रहे हो, और मेरी मां का क्या, जिन्होंने मुझे फोन करके खाने के लिए इनवाइट किया है। रितु मां का फोन तुम्हारे पास आया है, मेरे पास नहीं, और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। तुम्हें अगर जाना है तो चली जाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं मां को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वह मां के कमरे में उनका हालचाल पूछने के लिए चला जाता है। रितु तो सुबह की भड़की हुई बैठी थी जब नरोत्तम उसकी मां के घर डिनर पर जाने से मना कर देता है। फिर तो वह आग बबूला हो जाती है और भड़कते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा मम्मी मम्मी करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे शादी ही न करती, पूरी जिंदगी अपनी मां के साथ ही रहते। क्या जरूरत थी तुम्हें शादी करने की, जब पूरा समय मां मां ही करना है? पता नहीं अकेले में क्या बातें करते हो, पक्का मेरी बुराई ही करते होंगे। जब से तुम्हारी मां आई है तब से मुझे भी कम समय देते हो। रितु, ये तो तुम्हारी हमेशा की आदत है। अगर मैं मां से कुछ बात कर लूं तो तुम्हारा मुंह फूल जाता है और हमेशा तुम्हें यही लगता है कि मां से मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूं। अरे तुम्हारे अलावा भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं और तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? रितु, मैं सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं कि मां की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर कभी बाद में तुम्हारे घर चलूंगा। गुस्से में रितु कैब करके अपने मायके चली जाती है। कमरे में आकर नरोत्तम कहता है, मां चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूं। डॉक्टर को दिखाने के बाद शारदा जी बेटे से कहती है, बेटा तुमने मुझे डॉक्टर को दिखा दिया और मेरी तबीयत भी ठीक है। तुम बहू के मायके चले जाओ, उसकी मां ने इतने प्यार से बुलाया है। नहीं जाओगे तो सबको बुरा लगेगा। मां, क्या उन्हें पता नहीं था कि घर में मेरी मां आई हुई है? फिर उनकी मां ने सिर्फ हम दोनों को ही डिनर पर क्यों बुलाया? आपको भी बुला सकती थी। यह सब रितु का ही काम है।
मुझे सब समझ में आता है। छोड़ो बेटा, जो भी बात हो बढ़ाते नहीं है। माँ की जिद करने पर नरोत्तम रीतू के घर चला जाता है और सबसे बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। नरोत्तम ऋतु के माता पिता का बहुत सम्मान करता है। रात 10 बजे तक दोनों लोग वापस आ जाते हैं। उस पूरी रात नरोत्तम को नींद नहीं आती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसकी पत्नी खुश ही नहीं होती है। हमेशा शिकायत ही करती रहती है कि तुम कभी मुझे समय नहीं देते। हमेशा माँ माँ करते रहते हो, जबकि उसे खुद का नहीं दिखाई देता। घर में मेरी माँ रहते हुए भी पूरे दिन में 5 मिनट भी उनसे बात नहीं करती है और मायके में 5-5 घंटे फोन पर चिपकी रहती है। मैं कुछ नहीं कहता। अब पानी सिर के ऊपर हो रहा है, मुझे कुछ करना ही होगा। सुबह उठकर नरोत्तम ऋतु से कहता है, रीतू, तुम हमेशा यही शिकायत करती हो कि मैं तुम्हें समय नहीं देता, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। हम दोनों मूवी देखने चल रहे हैं, तैयार हो जाना। यह सुनकर ऋतु खुशी खुशी मूवी देखने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी ऋतु के मायके से उसकी माँ का फोन आ जाता है। ऋतु, तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। नरोत्तम, मुझे मेरी माँ के घर ले चलो। पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें देखने के लिए चलना है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलना है। ऋतु, तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा है, बुढ़ापे में तो यह सब लगा रहता है, और फिर तुम्हारी माँ है ना, उनको देखने के लिए। आज तो मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। वैसे भी तुम्हारी शिकायत रहती थी कि मैं तुम्हें समय नहीं देता हूं। मेरा आज का पूरा समय तुम्हारे लिए है। फालतू का तुम्हारे पिताजी के डॉक्टर को दिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो नरोत्तम? मेरे पिताजी बीमार हैं और तुम्हें मूवी देखने की पड़ी है। नरोत्तम ऋतु की बात नहीं मानता है, उसे घुमाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ चुपके से ससुराल में फोन करके अपने ससुर जी का हालचाल पूछ लेता है कि उधर सब ठीक ठाक है। लेकिन दूसरी तरफ ऋतु का मन मूवी देखने में कम, अपने मायके में ही ज्यादा लगा हुआ है। मेरे पिताजी ठीक तो होंगे ना? पता नहीं उनको क्या हुआ होगा। मैं एक बार उनको फोन करके पूछ लेती हूं। नहीं ऋतु, अभी तुम कहीं फोन नहीं करोगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे समय दो। ऋतु फिर से मन मारकर रह गई। फिर मूवी देखने के बाद दोनों लोग खाना खाने के लिए आए। खाना खा ही रहे थे कि ऋतु के फोन पर उसकी माँ का फोन आ गया। माँ के फोन को काटकर नरोत्तम फोन को स्विच ऑफ कर देता है। यह सब देखकर ऋतु झल्ला जाती है। कहती है, यह क्या तरीका है नरोत्तम? मायके में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझे बात भी नहीं करने दे रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे, जो मैं अपने माँ बाप के दुख तकलीफ में भी साथ न दूं। तुम्हें पता है, मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं। हारी बीमारी में मेरा उन्हें देखने का फर्ज बनता है। तुम मुझे उन्हें देखने से मना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा रीतू तुमने। मैं भी तो इतने सालों से तुम्हें यही समझाता आ रहा हूं कि मैंने तुमसे शादी की है। तुमने मुझे खरीदा नहीं जो मैं तुम्हारे इशारों पर नाचता रहूं। अगर नहीं नाचूं तो तुम घर में कलह क्लेश कर देती हो। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं और मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। पिताजी भी नहीं है। तुम्हारे पिताजी के पास कम से कम माँ तो है, उन दोनों पति पत्नी की जोड़ी तो साथ में है। मेरी माँ के पास तो पिताजी भी नहीं है। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अगर तुम मुझे मेरी माँ का साथ देना पसंद नहीं करती हो तो तुम भी अपने माता पिता का साथ नहीं दोगी। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और बात बात पर ममाज गर्ल्स मत बनो। अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना होगा। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी अपने मायके जाने से मना नहीं किया था। जब तुम्हारा मन करता था जाती थी, लेकिन तुम्हें अपने लिए सारी स्वतंत्रता चाहिए। मेरे ऊपर ही सारी चीजों के बंधन लगाती हो तो यह नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ पराई हो गई। इतना भेदभाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तुम मेरी माँ की सेवा नहीं कर सकती हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे माता पिता का साथ नहीं दूंगा। या तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करो या फिर अपना सामान पैक करके हमेशा हमेशा के लिए मायके ही चली जाओ। नरोत्तम के ऐसे रूप को देखकर रीतू दंग रह गई। थोड़े समय के लिए तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। सोचने लगी, नरोत्तम सच ही तो कह रहा है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी। फिर भी मैं उसकी माँ को छोड़कर अपने मायके चली गई। एक बार हाथ पकड़कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। जब मेरे मायके में किसी की तबीयत खराब होती है तो मैं भाग कर जाती हूँ
और उम्मीद करती हूं कि नरोत्तम भी मेरे माता पिता की पूरी सेवा करे। रेस्टोरेंट की टेबल पर पूरा खाना रखा हुआ है, लेकिन आज ऋतु का खाने को मन ही नहीं कर रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। चेहरे से ऐसा लग रहा है और यह आंसू आज पश्चाताप के आंसू थे। नरोत्तम से हाथ जोड़कर कहती है, नरोत्तम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने तुम्हारी माँ और अपनी माँ में इतना भेदभाव किया। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज तक मैंने जो भी माँ के साथ व्यवहार किया था वह गलत था। मुझे माफ कर दो। बहुत देर तक ऋतु रोती रहती है। नरोत्तम जब ऋतु को ऐसे रोते हुए देखता है तो वह एक टिश्यू उठाकर गालों पर लुढ़कते हुए आंसुओं को साफ करता है और ऋतु को माफ कर देता है। कहता है, चलो ऋतु, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हारे मायके चलते हैं। पिताजी को अच्छे से डॉक्टर को भी दिखाना है। यह सुनकर ऋतु फटाफट से खाना खत्म करती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। मायके में देखती है कि नरोत्तम कितने प्यार से उसके पिताजी का हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। कभी दवाई लेने के लिए भागता है तो कभी पिताजी के सर को सहलाता है। यह सब देखकर फिर से ऋतु की आंखों में आंसू आ गए कि मैं कितनी पागल थी, कितना भेदभाव करती थी। नरोत्तम ने कभी भी मेरे माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं किया। हमेशा मुझे भी खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन मैंने ही उसे समझने में देरी कर दी। थोड़ी देर में ऋतु नरोत्तम से कहती है, अब पिताजी ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। ऋतु, अगर तुम अपने माता पिता के पास रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, मैं माँ के पास अकेला ही चला जाऊंगा। नहीं नरोत्तम, पिताजी की तबीयत अब ठीक है और उनके साथ माँ है, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। रास्ते में एक फल का ठेला देखकर ऋतु कहती है, रुको, मैं माँ के लिए कुछ फल खरीद कर लाती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखकर नरोत्तम को बड़ी खुशी होती है। जैसे ही ऋतु घर आई, सीधा शारदा जी के कमरे में गई। शारदा जी पोते को अपने साथ लिटा के उसे कहानी सुना रही थी, उसके सर पर हाथ घुमा रही थी। ये सब देख ऋतु की आंख भर आई। बड़े ही प्यार से ऋतु कहती है, माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ये लो, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूं, कुछ फल खा लो, आपको आराम मिलेगा। अपनी सास का हाथ पकड़कर उसका बुखार भी देखती है। अब तो माँ का बुखार ठीक है। बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर शारदा जी दंग है। बेटे की तरफ आश्चर्य से देखती है तो बेटा मुस्कुराता हुआ कहता है, माँ, आज से तुम्हें अपनी बहू का यही रूप देखने को मिलेगा और अब तुम मेरे पास ही रहोगी। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ इधर शहर में ही रहेंगे। आपसे मुझे कितना आराम मिलता है। देखा नहीं, हम दोनों आराम से मूवी देखने चले गए और शिवा को पूरे दिन के लिए आपके पास छोड़ गए। कितने प्यार से आपने शिवा को रखा है और अपने की के लिए ऋतु शारदा जी से माफी मांगती है। आज शारदा जी अपनी बहू के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश है और वह खुशी से बहू को माफ कर देती है। बेटे से पूछती है कि बहू को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। क्यों माँ, आपको बहू का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरी बहू इतनी ही समझदार हो जाए और मुझे क्या चाहिए। बस माँ, यह समझ लो, आज मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखा दिया है जिसमें उसे उसकी कमियां नजर आ गईं। आज से घर में सब कुछ ठीक रहेगा। सभी लोग घर में बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऋतु भी अब अपनी सास का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। बहू बेटे भी खूब लाड़ प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, घर का बेटा होना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि शादी के बाद उसे हर एक बात नाप तौल कर बोलनी पड़ती है। कहीं माँ नाराज ना हो जाए या कहीं पत्नी नाराज ना हो जाए, और अगर घर का बेटा चाहे तो घर के माहौल को बहुत अच्छे से बनाकर रख सकता है। बेटे को भी यह समझदारी दिखानी चाहिए कि उसे एक तरफा नहीं होना चाहिए। ना तो माँ की तरफ अधिक झुकाव होना चाहिए और ना ही पत्नी की तरफ। उसे दोनों की बात सुननी चाहिए और तालमेल बनाकर चलना चाहिए। इससे घर में माँ और पत्नी दोनों ही खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।